हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि 99% चांसेस है इन क्वेश्चंस का कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकता हूं, ठीक है, लेकिन 100% ये गारंटी नहीं ले सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर आसानी से लिख सकें। तो देखिए, इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। यानी कि जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे दूसरे चैप्टर से है जिसका नाम है मानव जनन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। यानी कि जो हमारे वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके द्वारा कौन सा हार्मोन संश्लेषित व स्रावित होता है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम लिखेंगे लीडिंग कोशिकाएं। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, छोटा सा है, ठीक है। तो लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में, ठीक है, के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करती हैं। हार्मोन का श्रावण करती हैं, ठीक है, श्रावण करती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन था कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो देखिए, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करती हैं। यानी कि सिंपली अगर हम लोग समझे तो लीडिंग कोशिकाएं जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करती हैं। किसके नियंत्रण में? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में, ठीक है। वो एक लिमिट में श्रावण करती हैं, इसीलिए जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनका नियंत्रण करता है ताकि ये एक लिमिट में ही टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण कर सकें, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि इसी चैप्टर का है। क्वेश्चन क्या है कि आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्त्रियों में आवर्त चक्र होता है ये क्या होता है और आवर्त चक्र का नियमन कौन से हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये डिफिनेशन समझते हैं कि आवर्त चक्र है क्या। तो देखिए, यहां पर आपका हेडिंग है आवर्त चक्र, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए क्या है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, ठीक है। यानी कि जो मादा होती है, प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो अंडाणु का निर्माण होता है ओवम का, वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे हम आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इसे हम 3 नामों से जानते हैं, ठीक है। एक आवर्त चक्र, दूसरा है मासिक चक्र और तीसरा है ऋतुस्राव चक्र। तो यही आपका डेफिनेशन होगा कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, इसी को हम लोग आवर्त चक्र कहते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम है, आवर्त चक्र, मासिक चक्र और ऋतुस्राव चक्र। तो देखिए क्या होता है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें यह चक्र 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो है प्रारंभ हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है, और 45 से 55 वर्ष की आयु में यह खत्म हो जाता है, ठीक है। और यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। यानी कि जो आवर्त चक्र है यह अंडाशय में अंडाणु निर्माण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती हैं। तो यही है आवर्त चक्र। जब प्रारंभ होता है स्त्रियों में, तो जब ये प्रारंभ होता है तभी जो है मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। वो उसके लिए जो है
सक्षम हो जाते हैं। तो यही आपका होगा आवर्त चक्र। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। पहले आपको यहां से यहां तक डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको बताना है कि कब ये स्टार्ट होता है, कहां ये इसका जो है समाप्त होता है और ये किसको दर्शाता है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो इसमें बताया। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा सा और है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आवर्त चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन्स करते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन हैं? सबसे पहला आपका LH हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा आपका है FSH हार्मोन, FSH हार्मोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन ही आवर्त चक्र का नियमन करते हैं। ठीक है, उनको नियंत्रित करते हैं। तो समझ में आया, दोनों हार्मोन आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे तीसरे चैप्टर से है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। सॉरी, ये आपका चौथा चैप्टर है। ठीक है, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। तीसरे चैप्टर का मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं लिया है, तो चौथा चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? यानी कि जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत है इसको किसने प्रस्तावित किया था? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसने, सटन व बोवेरी ने। ठीक है, फटन व बोवेरी ने। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सटन इस प्रकार से। ठीक है, एंड वोवेरी, ठीक है, वोवेरी ने जो है वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। तो आपका क्वेश्चन था कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन व वोवेरी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, अच्छा चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया मटर के पौधे का। ठीक है, और किन्हीं 4 लक्षणों के आपको नाम लिखना है। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 जोड़ी। ठीक है, विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था। मैं आपको 4 बताऊंगा क्योंकि इसमें 4 पूछा गया है। तो देखिए 4 कौन कौन से हैं? इधर है लक्षण, इधर प्रभावी कारक, इधर अप्रभावी कारक। ठीक है, तो देखिए पुष्पों का रंग, उन्होंने सबसे पहले जो है मटर के पौधे में पुष्पों का रंग बताया। ठीक है, तो प्रभावी कारक में जो है बैगनी था, यानी कि बैगनी रंग को उन्होंने लिया, और अप्रभावी कारक में सफेद। ठीक है, अप्रभावी कारक में सफेद। तो पुष्पों का रंग सबसे पहला लक्षण मैंने लिया है बैगनी और सफेद। दूसरा है बीज का रंग। बीज का रंग एक था हरा, देखिए मटर आपका हरा भी होता है। ठीक है, और पीला भी होता है। तो ये 2 हो गया आपका, ये प्रभावी हो गया हरा और अप्रभावी हो गया पीला। फिर तीसरा देखिए पौधों की लंबाई। तो आपका प्रभावी हो गया लंबा, यानी कि ये प्रभावी था। ठीक है, और ये आपका हो गया बौना, जो कि अप्रभावी लक्षण था। ठीक है, ऐसे आपका है बीज का आकार, यानी कि बीज का आकार कैसा था? तो एक हो गया गोल आपका प्रभावी हो गया, और झुर्रीदार आपका हो गया अप्रभावी। ठीक है, झुर्रीदार ये आपका अप्रभावी हो गया। तो यही 4 लक्षण मैंने आपको यहां पर बताया, पुष्पों का रंग, बीज का रंग, पौधों की लंबाई, बीज का आकार। ठीक है, तो उन्होंने टोटल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। मैंने आपको यहां पर 4 बताया क्योंकि 4 पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, आपको 7 याद रखना है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। यानी कि आनुवांशिक रोग क्या होता है आपसे ये पूछा जा रहा है, और मनुष्य में कोई ऐसे 2 रोगों के नाम लिखिए जो कि आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, तो देखिए आनुवांशिक रोग होता क्या है? आनुवांशिक का मतलब ही है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि अपने पूर्वजों से ये रोग मिलता है। जैसे देखिए वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त हो, ठीक है, उसे हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। यानी कि माता पिता में किसी में वो रोग था, बच्चे में आ गया, तो वो रोग आनुवांशिक रोग होगा। ठीक है, और अगर पैदा होने के बाद आया तो वो दूसरा रोग हुआ, आनुवांशिक नहीं होगा। ठीक है, तो वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यहां पर उदाहरण देखते हैं, जैसे आपका हो गया वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तथा हीमोफीलिया, ठीक है। अब ये दोनों रोग क्या है? ये सब आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता को वर्णांधता है,
किसी को है, माता या पिता को, तो वो बच्चे को हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आनुवांशिक रोग। समझ में आया। वर्णांधता में क्या होता है, वो व्यक्ति जिसको वर्णांधता हो वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया को हम ब्लीडर रोग भी कहते हैं। अगर मान लीजिए हीमोफीलिया किसी व्यक्ति को है, उसके शरीर के किसी भी स्थान पर चोट लग जाए और खून बहने लगे तो वो जल्दी नहीं रुकता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसीलिए वो खून लगातार बहता रहता है। तो ये दोनों रोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया वर्णांधता में कि लाल और हरे रंग में विभेद व्यक्ति नहीं कर पाता। तो देखिए क्वेश्चन उसी में रिलेटेड है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, यानी कि जिस व्यक्ति को वर्णांधता है उसको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो सिंपल है, देखिए चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए वर्णांध को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्योंकि आपको पता है जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, उनको लाल रंग और हरे रंग की बत्ती को देखना पड़ता है, ठीक है। तो जब लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो उस व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर कैसे बनाया जा सकता है। तो इसीलिए वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, इसीलिए वर्णांध को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है। देखिए जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं, यानी कि जीन क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपको बताना है और ये कहां पाए जाते हैं। तो देखिए जीन क्या होता है, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। यानी कि जीन जो है वह कारक होता है जो किसी जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने में सहायता करता है, ठीक है। तो एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने में जो मेंडेलियन कारक होता है उसे हम जीन कहते हैं। अब जीन कहां पाए जाते हैं, तो देखिए ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रक्रियात्मक इकाई है, यानी कि जीन जो है ये आनुवांशिक पदार्थ की एक इकाई होती है, ठीक है। और देखिए जीन जो है गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, जीन जो है वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, हिंदी में बोले तो गुणसूत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीन क्या होता है, किसी भी जीव के किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ की एक इकाई होती है और जीन जो है वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उस पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर में लिखना है। समझ में आया 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। ये क्वेश्चन हमारे 5वें चैप्टर का है जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। क्वेश्चन है कि प्रतिकृति के दौरान कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, ठीक है, यानी कि डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो एंजाइम जो है वो है आपका लाइगेज, ठीक है। लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। तो जोड़ने वाला एंजाइम तो लाइगेज हो गया, लेकिन डीएनए के टुकड़ों को काटता कौन है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुक को पृथक करने का कार्य करता है, यानी कि कौन सा एंजाइम होता है जिससे हम डीएनए के दोनों रज्जुक को पृथक करते हैं या काटते हैं, ठीक है। किस एंजाइम से हम काट सकते हैं, देखिए जोड़ने के लिए लाइगेज है, लेकिन काटने के लिए कौन है, काटने के लिए आपका है हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के टुकड़ों को, यानी कि डीएनए के दोनों रज्जुक को काटने का कार्य करता है, ठीक है। समझ में आया, उसको पृथक करने यानी कि अलग करने का कार्य करता है, तो वो है हेलिकेज, ठीक है। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए, यानी कि जो डीएनए होता है हमारी आनुवंशिक इकाई है और आरएनए इसका जो है आपको पूरा नाम लिखना है, यानी कि फुल फॉर्म। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो लिखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए का क्या होगा, देखिए डीऑक्सी हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपने इसे हाई स्कूल में भी पढ़ा हो, ठीक है।
अच्छा देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि पारक्रमण क्या है, व्हाट इज द ट्रांसडक्शन। ठीक है, आपको ट्रांसडक्शन को बताना है कि ये क्या होता है पारक्रमण। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए पारक्रमण एक वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। यानी कि पारक्रमण एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत हम वायरस के द्वारा, किसी भी प्रकार के वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे यहां पर, थोड़ा सा लिखिए पारक्रमण। पारक्रमण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस इसे हम इंग्लिश में कहते हैं विषाणु। ठीक है, तो ये हिंदी में कहते हैं विषाणु, तो विषाणु लिख देते हैं। वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। ठीक है, तो पारक्रमण क्या है? पारक्रमण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक जीवाणु है, ठीक है, और ये एक जीवाणु है। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए यहां पर एक विषाणु है। ठीक है, एक विषाणु है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पारक्रमण वह क्रिया जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा, इस वायरस के द्वारा हम क्या करें? डीएनए का स्थानांतरण। ठीक है, यहां पर क्या करें हम? मान लीजिए यहां पर डीएनए है इसके अंदर, अब इस डीएनए को हम इस जीवाणु में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इस विषाणु के द्वारा यहां पर मान लीजिए डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए को हम इस जीवाणु से इस जीवाणु में पहुंचा सकें। ठीक है, यानी कि हम किसी वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से हम दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण कर सकें, वही होगा आपका पारक्रमण। ठीक है, तो पारक्रमण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर मैंने आपको 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए। आई होप कि आपको ये 11 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं।